उपस्थित और मंच के सामने उपस्थित सभी लोगों को मैं सादर अभिवादन करता हूँ। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो बैठे हैं समान धर्मा ही हैं, एक ही तरह के लोग हैं। संयोग से कोई यहाँ है, कोई वहाँ है थोड़ी देर के लिए, और बहुत सारे लोग सामने ऐसे बैठे हुए हैं जो अपने कर्मों में और अपने विचारों में हम लोगों के मार्गदर्शक रहे हैं, आज भी मार्गदर्शक हैं। जो उनका चिंतन है और जो उनका कर्म है, अगर वहाँ हम तक पहुँचे तो शायद देश दुनिया में हमारी हिस्सेदारी बहुत बढ़ जाएगी। सबसे पहले मैं त्रिवेणी संघ के शहीदों को नमन करता हूँ। त्रिवेणी संघ ने 3 चीजों के लिए बड़ी शहादत दी थी। ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोधी लड़ाई में त्रिवेणी संघ के कई साथी शहीद हुए थे, मारे गए थे। यानी ब्रिटिश साम्राज्यवाद विरोध त्रिवेणी संघ का ऐसा एजेंडा था, यानी देश किसी दूसरे देश के कब्जे में नहीं रहना चाहिए और कोई दूसरा देश हमारे देश को नहीं चलाएगा। इस बात को लेके त्रिवेणी संघ दृढ़ प्रतिज्ञ था और कांग्रेस के साथ अपने तमाम विरोधों मतभेदों के बावजूद भी इस मामले में वो पूरी तरह कांग्रेस के साथ था। और साथ ही नहीं था, उन्होंने शहादत दी, मारे गए, जेल गए। दूसरी शहादत त्रिवेणी संघ ने दी थी चुनाव के दौरान। जब 1937 का चुनाव हुआ, उसके आसपास का, तो पहले तो उन्होंने कोशिश की कि कांग्रेस से उनको टिकट मिल जाए। जब कोई टिकट नहीं मिला तमाम वादों के बाद, तो त्रिवेणी संघ ने चुनाव लड़ा और उसके नतीजे के तौर पर एक ही जगह, आप जानते होंगे, 3 अहीर, उस समय अहीर कहा जाता, एक ही जगह मार डाले गए और कितने गांवों को जला दिया गया। तो चुनाव लड़ने के लिए जो शहीद हुए, कि एक पिछड़े का, एक दलित का भी चुनाव लड़ना हक है, दलित को तो अलग राइट मिल गया था, इसके लिए भी उन्होंने शहादत दी। और तीसरे तरह के शहीद हुए थे जिन्होंने जमींदारों के जुल्म के खिलाफ या उनके श्रेष्ठता के खिलाफ संघर्ष किया, और आप जानते होंगे कि गांव के गांव जला दिए गए। तो सबसे पहले मैं त्रिवेणी संघ के इन तीनों शहीदों को नमन करता हूं। दूसरी बात, कभी कभी इतिहास में ऐसा होता है, कि अतीत चक्र काट के वहीं ना आ जाए, बड़ा अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी आ जाता है। हम लोग इतिहास पर बात कर रहे थे। वर्तमान की चुनौती हमारा पहला पद है, और इसमें यह देखेंगे कि त्रिवेणी संघ इसमें हमारी मदद क्या कर रहा है आज की चुनौती का सामना करने में। 1912 से, बल्कि 1893 से थोड़ा और पहले से बिहार में अलग अलग जातियां अपने मान, सम्मान, स्वाभिमान, हक हकूक के लिए लड़ रही थी। दुसाधों के भी संगठन बने थे, कोई कुर्मी यादव के नहीं बने थे, लेकिन उनको यह समझ में आया कि अगर अलग अलग जातियों में हम बटे रहेंगे तो हमारी न जीत होगी और हमारी पराजय निश्चित है। तो त्रिवेणी संघ ने निर्णय लिया कि जातियों में नहीं, समूह में, वर्ग में, जमात में बदलो। त्रिवेणी संघ को फूले की वो चेतावनी याद रही होगी या नहीं, किसी के विचार से सब कुछ नहीं चलता है, लेकिन हकीकत ये थी कि फूले से जब पूछा गया कि हम 85% बहुजन हैं, हम ये 15%, 10%, 5% हार क्यों जाते हैं, तो फूले ने गुलामगिरी में उत्तर दिया है कि हम हजारों जातियों में बटे हुए हैं, एक कारण, और हमारे जातियों के बीच से वो गद्दार चुनते हैं जो हमारे खिलाफ काम करते हैं। उसका एक उदाहरण इतिहास में प्रहलाद है, और जिसको वो देवता बना देते हैं। जैसे आज के देवता माझी जी हैं, नाम लेके कह रहा हूं, आज उनके देवता हैं। आज के देवतन के चिराग पासवान है,
आज उनके पर देवता अनुप्रिया पटेल है, आज की उनकी देवता राजभर है, आज के उनके देवता संजय निषाद है। तो हमारी जातियों में बटे होना और हमारे बीच के गद्दार जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए उनके साथ जाके जुड़ जाते हैं और हिरण्यकश्यप का साम्राज्य खत्म कर देते हैं। तो एक बात त्रिवेणी और दूसरी बात त्रिवेणी सबको समझ में आई, उस पर हम लोग चर्चा भी नहीं करते हैं। वो बात तो हमारे मुंह से निकलना ही बंद हो गई है कि केवल जातियों का नहीं, जिन पिछड़ी दलित जातियों का हम अपने को प्रतिनिधि कहते हैं, उसके 70 से 80%, उस जमाने में 90% लोग मजदूरी करते थे, छोटा कारोबार करते थे, मेहनत कश किसान रैयत थे। त्रिवेणी संघ ने पहला काम नहीं किया था कि जातियों को जमात बनाया था। उन्होंने कहा था कि हमारे इस जमात के केंद्र में इन जातियों के मजदूर हैं, किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं। यानी उन्होंने जमात तक की बात नहीं की। जब हम जमात की बात करते हैं तो जमात में हमारे दिमाग में आता है कि यादवों के कुछ पढ़े लिखे लोग मध्यम वर्गीय जुड़ जाएं, कुर्मियों के जुड़ जाएं, कुशवाहा के जुड़ जाएं, दुसादों के जुड़ जाएं, हमारा काम हो जाएगा। और 80% हमारे गरीब गुरबा लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, ठेला लगा रहे हैं, उनका हक साफ की हमको कोई जरूरत नहीं है। और कई बार यहां भी हम ऐसे जो बड़े संगठन बनते हैं ना और जो इतिहास बनाते हैं, वो मियां मियां की बात नहीं करते हैं। वो दोस्त दुश्मन को साफ साफ बताते हैं कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। त्रिवेणी संघ ने अपने दुगुल में साफ शब्दों में कहा था कि इस समय में हमारे 4 दुश्मन हैं। कौन? ब्रिटिश साम्राज्य, जमींदार, इस देश के पूंजीपति और जो बड़े वेतनभोगी कर्मचारी हैं, और सामाजिक तौर पर एक कायस्तों, राजपूतों और ब्राह्मणों का जो गठजोड़ है, जो इन सारे चीजों पर कब्जा किए हुए, ये हमारे दुश्मन हैं। दोस्त भी बताया था, मजदूर, किसान, छोटे व्यापारी और सामाजिक तौर पर शूद्र, अतिशूद्र जिनको कहते हैं, पिछड़ी और दलित जातियां। आज हमारी पराजय की जो एक सबसे हम पराजित हो चुके हैं, इसे स्वीकार करें या ना करें, आरएसएस कुछ है नहीं। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता के लिए साहू जी महाराज से लेके अंबेडकर के चैलेंज का सामना करने के लिए आरएसएस बनाया था। ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठता के लिए बना हुआ संगठन है और उसका एक छोटा सा विंग है भाजपा, और नरेंद्र मोदी उसका एक स्वयंसेवक है। इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। और उसी का तो पूरा साम्राज्य है, सब कुछ उसके कब्जे में है। और हमारी पराजय क्या है? हम इतने जातियों के टुकड़े में बट गए हैं। पटेल, अनुप्रिया पटेल, कहीं उपेंद्र कुशवाहा, कहीं चिराग पासवान, कहीं माझी जी, कहीं राजभर जी, कहीं निषाद जी, कहीं ये जी। हम तो इतने टुकड़े में बटे हुए और ले देख करके किसी को, अब सब किनारे हो गए तो यादव जी भी तो बच जाएगा ना, कि ये जो बचा हो यादव जी, सही है गलत तो छोड़ दीजिए। अगर यहां वीरेंद्र चौधरी जी ने बहुत सटीक बात कही है, उसको जनरलाइज न करें। अंबेडकर ने साफ शब्दों में कहा था, अगर जाति मजबूत होगी तो हिंदुत्व मजबूत होगा, ब्राह्मणवाद मजबूत होगा। बड़ा कठिन टास्क है। अगर आप जातिवादी हैं तो आप ब्राह्मणवाद को मजबूत बना रहे हैं, आप हिंदुत्व को मजबूत बना रहे हैं, और हम घोर जातिवादी हैं और होते जा रहे हैं। एक मामले में यहां ये बात कह दूं कि पहली बात, अगर जाति और जाति आधारित पार्टियां और जातिवादी मानसिकता और जातियों में बंटवारा, और सबसे दूसरी बात, अपने ही समुदाय के 80% मेहनत करने वाले किसानों, मजदूरों, स्वरोजगार, बेरोजगारों को अगर केंद्र में नहीं रखते हैं तो ब्राह्मणवादियों, मनुवादियों के आगे हमारी पराजय को कोई रोक नहीं सकता है। जाति से लड़ाई शुरू हुई थी, त्रिवेणी संघ ने जमात बनाई,
वो लड़ाई 90-95 जमात तक चली, फिर हम जातियों में बिखर गए, वहीं खड़े हो गए जहां त्रिवेणी संघ था, जहां से शुरू किया था। यानी हम सब फिर से जमात बनाने के लिए त्रिवेणी संघ की तरह एक नई शुरुआत करनी है। दूसरी 2-3 बात है, समय कम है। 3 अधिकार मिले थे। आज की जो चुनौती, तीनों ही अधिकारों ने इस देश के बहुसंख्यक लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाया है। बड़ी बड़ी बातें जितनी लिखी जाए, पहला है वोट का अधिकार। मुलायम मुख्यमंत्री बने, लालू यादव मुख्यमंत्री बने, मायावती मुख्यमंत्री बनी, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने, मंडल जी मुख्यमंत्री बने, किसकी सरकार आई वो एक चीज से आई है, वोट से। अब आपका ये वोट का अधिकार इस सरकार को, इस देश के वर्चस्वशाली कारपोरेट द्विसवर्णों के गठजोड़ को साफ पता है कि सबसे बड़ी ताकत, एक ताकत है जिसे हराया जा सकता था, वो वोट की ताकत है। वोट की ताकत आपकी छीनी जा चुकी है। 27 लाख वोट बंगाल में काटे गए, 5 लाख जोड़े गए, और 35 विधानसभा तो बंगाल की ऐसी थी जहां पर जितना काटा गया और जितना जोड़ा गया, हार जीत का अंतर एग्जैक्ट उतना ही है। अब आप सोचिए, एसआईआर तक थोड़ी सीमित है, ईवीएम तक, चुनाव आयोग तक। अब कोई जीत गया तो उसको खरीद कर, कोई पार्टी की सरकार बन गई तो उसको तोड़कर, किसी विधायक बन गए तो उनको खरीद कर। इस मामले में एक बात थी तो थोड़ी सी जटिल लग सकती, कुछ खास जटिल नहीं है। 1977 में जो आपातकाल लागू था, उस आपातकाल की इंदिरा की सरकार को वोट से ही बदला गया। लड़ाइयां हुई थी लेकिन वोट से बदला गया। इंदिरा गांधी की हिम्मत भी नहीं थी कि चुनाव आयोग पर नियंत्रण कर लें कि हमको जिताओ, वोटर लिस्ट पर नियंत्रण कर लें, चुनाव पर्यवेक्षक पर नियंत्रण कर लें, मतगणना पर्यवेक्षक पर नियंत्रण कर लें, जो बचे खुचे लोग हैं उनको ईडी सीबीआई पर कर लें। अब तो ये वोट का अधिकार भी छीन लिया गया, जो सबसे बड़ा हमारा अधिकार, सबसे बड़ा अधिकार था। और 2 अधिकार क्या थे जिससे बदलाव आया था? आरक्षण नौकरियों का और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में प्रतिनिधित्व या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, 3 ही से प्रैक्टिकल बदलाव आया था, और तीनों गहरे संकट में। एक छोटी बात जिसके लिए इतने शहीद हुए त्रिवेणी संघ के लोग, देश की आजादी थी। देश की आजादी खत्म हो चुकी है। हमारे 3 नाविक मारे गए अमेरिकी हाथों। हमारा प्रधानमंत्री मुंह नहीं खोल सकता है, हम किससे तेल लें, किससे तेल लें, कौन सामान खरीदें, कौन सामान ना खरीदें, क्या व्यापार करें, क्या ना करें। ये देश की आजादी भी खत्म हो गई, जिसके लिए कांग्रेस लड़ी भिड़ी और त्रिवेणी संघ लड़ा भिड़ा। धार्मिक साम्राज्यवाद की, आर्थिक साम्राज्यवाद का हालत यह है कि इस देश में 10% लोग हैं जो इस देश की 65% आय पर जिनका कब्जा है, 58% संपत्ति पर कब्जा है। इसमें से कितने आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं। इस मामले में एक छोटी और बात कहना चाहता हूं। जब मैं आया था, इसी भावना से आया था। जब त्रिवेणी संघ की पहली बैठक हुई थी तो कोई ऐसा नहीं है 10-20 हजार लोग थे। जब सबसे बड़ी सभा हुई तब भी 5,000 लोग थे, और जब पहली हुई तो कुछ 100 लोग थे। बात 100 से नहीं होती है, बात 1000 से नहीं होती है। 3 लोग हैं कि 5 लोग हैं, या हम सभा में 50 लोग बैठे हुए, क्या हम में से 5 लोग, 10 लोग, 1 लोग, 2 लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि अगर इस इतिहास के संकट की घड़ी में जब ब्राह्मणवादियों, मनुवादियों ने कब्जा कर, जैसे अंबेडकर 2-3 बात कह गए थे कि देश की आजादी जा सकती है, संविधान सभा में बोले थे, चली गई। अंबेडकर ने दूसरी बात कही थी कि राजनीतिक लोकतंत्र भी खत्म हो सकता है, खत्म हो गया, अब बचा क्या। और यहां तक कि संविधान की, हम तो कह रहे हैं संविधान की, अंबेडकर की बात ही छोड़ दीजिए, संविधान तो सब लोगों ने मिलकर बनाया था ना। हम संविधान को प्रस्ताव मान लें कि जो संविधान में है वहीं से चलेंगे,
हाँ, त्रिवेणी संघ की दो बातों की तरफ और ध्यान दिलाना चाहता हूं। हम लोग बहुत ही सेलेक्टेड तरीके से सोचते हैं। त्रिवेणी संघ ने सब सोचने के साथ ही किसानों, मजदूरों और छोटे कारोबारियों पर सोचने के साथ ही दो लोगों पर अलग से सोचा था, दलित और मुसलमान। क्योंकि दलितों की समस्या को केवल आप ओबीसी की समस्या, पिछड़ों की समस्या की तरह नहीं देख सकते हैं। उनकी यातना और उनकी समस्या को उसने अलग से देखा है, उनसे अलग से बात किया है, और मुसलमानों की समस्या को अलग से देखा है। और हम लोग कुछ मामलों में कभी ऐसा सोचते हैं, हम सोचते हैं कि मुसलमानों को राजनीतिक प्रतिनिधित्वहीन कर दिया जाएगा, उनका संवैधानिक अधिकार छीन लिया जाएगा, हमारा बचा रहेगा। मैंने उनका संवैधानिक अधिकार खत्म, हमारा बचा रहेगा। हम इतने भोलेपन से सोचते हैं कि एक समुदाय का छीन लिया जाएगा और हमारा बचा रहे। इस देश में मुसलमानों को करीब करीब प्रतिनिधित्वहीन कर दिया गया है। एक केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनका आदमी नहीं, विभिन्न राज्यों की सरकारों में एक उनका मंत्री नहीं है, संसद में उनका प्रतिनिधित्व 4-3-2 होते होते नीचे चलता चला जा रहा है। और तीसरी चीज जो सरकार करने जा रही है, अगर हो गई, जिस पर योगेंद्र यादव सर अपना सर पीट रहे हैं, कि अगर इन्होंने परसीमन बिल पास करा लिया और महिला आरक्षण लागू करा लिया, परसीमन के साथ बिना ओबीसी और एसटी महिलाओं के, आपके पास कोई उपाय ही नहीं बचेगा। और ये कहना कि बंदूक कर लेंगे, ठीक है, बंदूक और सड़क के संघर्ष कभी कभी रिवॉल्यूशन में बदल भी जाते हैं, और कभी कभी पूरे के पूरे देश को तबाह और अराजकता और हिंसा में भी ले चले जाते हैं, और उस प्रक्रिया में कभी हिटलर भी पैदा हो जाता, भयानक कत्लेआम भी होते हैं। मैं इतनी ही बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं कि हम लोग बहुत गहरे संकट में हैं, शायद उसका हमें एहसास नहीं है। हम लोग तो यहां पहुंच गए हैं कि अपना एक, पता नहीं, मैं मालूम नहीं, सम्राट चौधरी कुर्मी ऐसे, अब एक कुर्मी हो गया, त्रिवेणी का तीसरा आ गया, मतलब कुशवाहा, मतलब त्रिवेणी का तीसरा, अरे कुशवाहा आ गया है। और हमारी बाँछें खिल रही हैं। ये बिहार के 3 इतिहासकार, इतने बड़े इतिहासकार हैं, और उनकी बाँछें खिल रही। हमसे बात कर रहे थे, कह रहे थे आप लोग तो ऐसा यादव ग्रस्त है। मैं तो कम से कम नहीं आता हूं कि आपको खुशी नहीं हो रही है, आपको नफरत हो रही है। आरएसएस ने जानते क्या किया? एक बात करके मैं खत्म कर रहा हूं। आरएसएस ने 1925 से यह निर्णय लिया था कि ब्राह्मणों, द्विजों का ही संगठन भी होगा, उसी का सेनापति भी होगा। उन्होंने जनसंघ से शुरू किया, मुखर्जी से लेके, दीनदयाल उपाध्याय से लेके, अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के, और यहां तक ले आए। जीत नहीं मिली, 14 तक जीत नहीं मिली, फाइनल कब्जा नहीं हुआ। इन्होंने एक बात पकड़ ली, वही हम लोगों की सबसे बड़ी ताकत भी है, वही हम लोगों की कमजोरी भी है। उन्होंने ये पकड़ लिया कि दलितों बहुजनों की चेतना में एक ही बात बसाई है, हमारी जाति का आदमी होना चाहिए। बस उन्होंने पकड़ लिया। बोले तो बहुत आसान है, अपना कार्यकर्ता, अपना आदमी कोई ले आओ। तो पहली बार उन्होंने अपने 100 सालों के इतिहास में एक तथाकथित पिछड़ों को ले आया, नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनके ब्राह्मण सेनापति विजय नहीं दिला सकते थे। और इससे भी काम नहीं चला तो एक दलित राष्ट्रपति ले आया, उससे नहीं काम चला के आदिवासी राष्ट्रपति ले आया, और आप लोगों को चेहरा दिखाने के लिए एक सम्राट चौधरी लाया। क्योंकि अभी नहीं, राज साहब थोड़े, भुइयार साहब थोड़े दिन बाद आएंगे, कायस्थ साहब थोड़े दिन बाद आएंगे। अभी तो काम चला लीजिए, अभी आपका गुस्सा ठंडा होगा, धीरे धीरे आप यहां बढ़ेंगे। मतलब हमारे ही लोगों को आगे करके, हमारे लोग इतने ही हमारे जात में पैदा हुए। सबसे ज्यादा हमला जानते हैं इसमें कौन बोल रहा है? विपक्षी पार्टी पर, अखिलेश पर, या कांग्रेस पर, या वामपंथ पर? मांझी जी। भद्दी भद्दी बात है। राजभर जी, चिराग पासवान तो हनुमान बने हुए हैं, ओम प्रिया पटेल जी, संजय निषाद जी, और अपना ही आदमी तो कह रहा है। अगर आप और हम अपने आदमी की परिभाषा को केवल जातियों तक सीमित किए, एजेंडा विचार से नहीं जोड़े, और हम में से बहुतों के दिलों में है कि लक्ष्मण को हम इसलिए प्यार कर रहे हैं कि वो यादव है, इससे घृणित बात कोई हो ही नहीं सकती है, चाहे आप जितने बड़े इंसान हो। तो त्रिवेणी संघ ने
कहने के लिए नहीं, यहाँ वक्त उतना नहीं है। त्रिवेणी संघ ने सचमुच में आज की तारीख का एक रास्ता दिखाया है। एक बात और सारी माफी चाहते हुए, ये सब काम ऐसे नहीं होते हैं। आप जानते होंगे कि एक साथी उसमें थे जिन्होंने 5 बीघा खेत बेचा था इस काम के लिए। एक ने कोई था नहीं तो उसको बांट दिया था। आप हम ये सोचे कि हम मालामाल हो जाएंगे, ये लड़ाई में हम पहला ही सोचे मालामाल हो जाएंगे, विधायकी तुरंत आ जाएगी, सांसदी तुरंत आ जाएगी, राज्यसभा तुरंत आ जाएगा, गाड़ी तुरंत आ जाएगी, धन का लाट लग जाएगा। तो माफ कीजिएगा, त्रिवेणी संघ के लोग ऐसे नहीं थे। उन्होंने अपनी जान दी, लाठी खाई, गोली खाई, घर गिरा, खेत गया, तब त्रिवेणी संघ बना और उसने जो रास्ता खोला। हम काफी उपलब्धियां हासिल किए हैं, लेकिन वहां उस खून में हमारा वो पौधा उगा है जिस पर हमारी फसल लहलहा रही थी। इसके नीचे कुछ नहीं होना है। माफी चाहता हूं। आभार, धन्यवाद।